आज हम डिस्कस कर रहे हैं अश्वनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है जो 9 नवंबर 2023 को ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की 3 बेंच ने दिया है, जिसपे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी और दूसरे जज हैं ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा जी और नरसिम्हा जी, यानी 3 जजेस की पीठ ने यह जजमेंट दिया है। अश्वनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रेट पिटीशन नंबर है 699 ऑफ 2016, यानी 699 2016 रेट पिटीशन है। सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट है और यह 9 नवंबर 2023 का है। ये MP MLA के खिलाफ जो शिकायतें हैं उन शिकायतों पे कैसे कार्रवाई होगी और किस तरीके से उस पे एक्शन रिएक्शन होगा, इसके बारे में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने बहुत डिटेल वर्डिक्ट दिया है। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो वर्तमान समय में चंद्रचूड़ जी हैं, चंद्रचूड़ जी पॉलिटिकल सेंस को और पॉलिटिकल सिनारियो जो वर्तमान में चल रहा है करप्शन फ्री बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और लगातार उनकी पहल इस बारे में है कि राजनीति में तमाम अच्छे लोग आए और राजनीति में क्रिमिनल का बोलबाला ना हो। ऐसी स्थिति में लगातार उनके जरिए से कोई ना कोई ऑर्डर MP MLA कोर्ट के बारे में लगातार आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी कड़ी में एक बहुत लीडिंग जजमेंट, ये बहुत लीडिंग जजमेंट एक हिसाब से माना जाए तो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के सेक्शन 8 पे अगर देखा जाए तो बहुत लीडिंग जजमेंट है, जिसपे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, यानी ये जजमेंट जो 3 जजेस की बेंच जरूर है, लेकिन इस बेंच को लीड कर रहे हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी। उन्होंने जजमेंट में लिखते हुए ये कहा है कि हिंदुस्तान में खास तौर से उत्तर प्रदेश में MP और MLA के खिलाफ 992 केसेस की पेंडेंसी है। तो ऐसी स्थिति में यानी 992 MP और MLA लगभग उनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। ऐसी स्थिति में अश्वनी उपाध्याय के जरिए से सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की गई थी, इस बात को कहते हुए कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा और लोकसभा से चुने जाने वाले MLAs यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दोनों लोगों के मतलब दोनों तरह के लोगों पे क्रिमिनल चार्जेस हैं और वो क्रिमिनल चार्जेस लंबे समय तक चल रहे हैं और उसका डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है। और मुख्यतः 2 प्रेयर सुप्रीम कोर्ट में मांगी गई थी, जिसको हम अभी आगे चल करके डिटेल डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशंस पे क्या क्या वर्डिक्ट दिया है। आज हम इस केस का एनालिसिस कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में कितने केसेस MP और MLA के खिलाफ पेंडिंग है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी कई बार ऐसा जजमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई बार इससे पहले भी जजमेंट इस बारे में दिया है। MP और MLA के खिलाफ जो भी मुकदमे चल रहे थे उसमें एक्सपीडियस डिस्पोजल के लिए, यानी अगर चार्जेस बन गए हो तो 1 साल के अंदर उस FIR उस केस को ट्रायल कोर्ट के जरिए से निस्तारित किया जाए। और इसी बात को देखते हुए जब ऑनरेबल चंद्रचूड़ जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए तो MP MLA की कोर्ट अलग से बनाने के लिए सभी स्टेट को एक हिसाब से डायरेक्शन दिया गया और आज की डेट में MP MLA की अलग से कोर्ट बनी हुई है जो सिर्फ MP और MLA के केसेस को ही
देखती है और उसी केस को मॉनिटर करती है। और अभी रिसेंटली जो इस जजमेंट में है, इसमें ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि सभी हाई कोर्ट अपने यहां के जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्रिमिनल केस के एमपी एमएलए कोर्ट के केसेस जहां पे चल रहे हैं, उन सारे केसों को हाई कोर्ट स्वयं भी मॉनिटर करे और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ ईच एंड एवरी हाई कोर्ट, यानी हिंदुस्तान के सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिक्वेस्ट किया है और चीफ जस्टिस ऑफ ईच एंड एवरी स्टेट के हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि एमपी और एमएलए से रिलेटेड जितने भी केस उनके जुरिडिक्शंस में चल रहे हैं, सारे केसेस को डे बाय डे मॉनिटर किया जाए। इसीलिए इसी मॉनिटरिंग के तहत ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी डे बाय डे मॉनिटरिंग कर रही है। और इसी तरीके से हाई कोर्ट के जरिए और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के जरिए से भी तमाम एमपी एमएलए कोर्ट की मॉनिटरिंग हो रही है। ऐसे ही रजिस्ट्रार जनरल के जरिए से भी तमाम कोर्टों की जो उनके जुरिडिक्शन में आते हैं मॉनिटरिंग की जा रही है। और ऑनरेबल कोर्ट के वर्डिक्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सारे मामले में जो एमपी एमएलए हैं उनके केसों का डिस्पोजल लगातार हो रहा है और लगातार ये सुनने में आ रहा है कि फला डिस्ट्रिक्ट के एमपी को सजा हो गई और फला डिस्ट्रिक्ट के एमएलए को सजा हो गई। क्योंकि क्रिमिनलिटी के आधार पे अगर ये देखा जाए तो पॉलिटिकल एमपी और एमएलए वो ज्यादा लोग चुने जाते थे जिनका क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा हुआ करता था, वो इस मुल्क में यानी एमएलए और एमपी के रूप में देखे जाते थे। लेकिन जुडिशियल सिस्टम के स्ट्रांग होने की वजह से, लगातार मुकदमों की मॉनिटरिंग होने की वजह से अब एमपी एमएलए जिनके खिलाफ लंबे आपराधिक इतिहास या केसेस दर्ज हैं, अब वो दोबारा एमएलए होंगे कि नहीं होंगे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे कि नहीं होंगे, अब इस चीज का डिस्कशन ट्रायल कोर्ट के जजमेंट पे निर्भर करेगा। और उस जजमेंट के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या मॉडिफिकेशन या क्या रिलीफ देती है या क्या उसके एस्पेक्ट और प्रॉस्पेक्ट होंगे, वो देखने का विषय होगा। हालांकि अब ये देखा जा रहा है कि राजनीति में जो अपराधीकरण पहले से चली आ रही थी और ज्यादातर पार्टियां अपराधियों को टिकट दे रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रिक्ट हो जाने से हाई कोर्ट भी तमाम तरीके से स्ट्रिक्ट और बाउंडेशन लगाना शुरू कर दिया है। और उसके बाउंडेशन की वजह से जो एमपी एमएलए की ट्रायल कोर्ट है उनके जरिए भी तमाम रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किया जा रहा है। और इन सब चीजों को देखते हुए अगर ये कहा जाए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन भी इन सारे मामलात को देखते हुए अपराधीकरण की प्रवृत्ति के लोगों को एमपी और एमएलए के रूप में आने से कहीं ना कहीं रोकने की प्रयास को सफल बनाने में इलेक्शन कमीशन के भी रोल अलग अलग तरीके से देखे जा सकते हैं। हालांकि आगे क्या वर्डिक्ट आता है और जैसे ट्रायल कोर्ट का वर्डिक्ट आता है तुरंत इलेक्शन कमीशन के जरिए से उस पे एक्शन लिया जाता है और संबंधित विधानसभा के जरिए से भी एक्शन होता है और लोकसभा के जरिए से भी तमाम तरीके से एक्शंस रिएक्शंस हुए हैं। आप आजम खां के मैटर्स को देख सकते हैं और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो तमाम मैटर्स में एक्शन रिएक्शन हुए हैं। राहुल गांधी के मैटर में अगर देखा जाए तो उधर कन्विक्शन हुआ है और इधर उनकी एमपी जो शिप थी वो चली गई थी। उसके बाद तमाम बैटल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनके डिफॉर्मेशन केस को स्टे किया है, तब उनको दोबारा
एमपी के रूप में रिइंस्टेट किया है, यानी उनका एमपी का पद दोबारा बहाल किया गया है। हालांकि रूल ऑफ लॉ को अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट अब पॉलिटिकल पार्टियां क्रिमिनल को टिकट नहीं देंगी, या जिनके खिलाफ ज्यादा क्रिमिनल केसेस होंगे उनको टिकट देने में गुरेज करेंगी। इसके बारे में भी अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लगातार सुनवाई कर रही है कि पॉलिटिकल पार्टियां अच्छे लोगों को टिकट क्यों नहीं देती हैं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है और सोसाइटी में अच्छे ट्रैक होते हैं या अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होता है, उनको टिकट क्यों नहीं देती है, और जिनके लंबे आपराधिक इतिहास और समाज में भय होता है, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर और लूट मर्डर के साथ डकैती के तमाम केसेस ऐसे होते हैं, जमीन के फ्रॉड्स के मामले होते हैं, स्कैम तमाम उनके खिलाफ होता है, उनको टिकट क्यों दे देती है। इस पे भी डिबेट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रहा है। इस पे भी एक डिटेल ऑर्डर आने की उम्मीद है। हालांकि अभी जो जिस जजमेंट को हम एनालिसिस कर रहे हैं वो जजमेंट ये है कि अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 9 नवंबर 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिट पिटीशन नंबर 699 ऑफ 2016 में ये ऑर्डर किया है 9 नवंबर 2023 को कि तमाम हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और एमपी एमएलए की कोर्ट तमाम मैटर्स को जो एमपी एमएलए से रिलेटेड है उसको एक्सपेडाइट करे और हाई कोर्ट उसकी मॉनिटरिंग करे, रजिस्ट्रार जनरल उसकी मॉनिटरिंग करे। तो अब हम डायरेक्टली जजमेंट के कंटेंट को एनालिसिस करते हैं। ये जजमेंट है आपके स्क्रीन पे, इसको लीड किया है ऑनरेबल धनंजय वाई चंचूड़ सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, और ये पिटीशन फाइल की है अश्विनी कुमार उपाध्याय ने। अपोजिट पार्टी में यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर को पार्टी बनाया है। अब ये पहला पैराग्राफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है, द रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 232 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन अ नेचर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, यानी ये जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन थी ये पीआईएल इन नेचर की थी। पीआईएल में कितने बड़े बड़े स्कोप तय किए जा सकते हैं ये किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे। हालांकि अगर कोई पब्लिक का ग्रीवांस है और पब्लिक से रिलेटेड इश्यूज है और पब्लिक को कोई रेमेडी नहीं मिल पाती है तो ये पीआईएल का स्कोप इन्वोक किया जाता है। वो हाई कोर्ट में भी पीआईएल के जुरिडिक्शन है और अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल फाइल कर सकते हैं। पीआईएल को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, हिंदी में इसे जनहित याचिका कहते हैं, उर्दू में मफादे आमा में रिट पिटीशन कहते हैं या एप्लीकेशन कहते हैं। तो दिस रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल होती है वो 32 में होती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, और हाई कोर्ट में जो फाइल होती है वो आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी 226 की आर्टिकल 226 में फाइल होती है। अब देखिए, इन नेचर ऑफ पब्लिक टू डिस्टिंक्ट रिलीफ, इस पिटीशन में दो रिलीफ मांगी गई थी। फर्स्ट रिलीफ क्या है, प्रेयर रिलेटेड टू एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इसमें पहली प्रेयर जो थी कि एमपी और एमएलए जो इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं उन मुकदमों का जल्दी यानी त्वरित निस्तारण हो, इसके लिए पहली प्रेयर की गई थी। सेकंड प्रेयर को देखते हैं। सेकंड प्रेयर में ये कहा गया है, ये सेकंड प्रेयर में कहा गया है कि रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951। तो मुख्यतः दो प्रेयर की गई थी। उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट क्या करी, बाय दिस ऑर्डर वी डिस्पोज ऑफ अ रिट पिटीशन एज रिगार्ड्स द फर्स्ट प्रेयर, यानी इस पिटीशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले प्रेयर को कंसीडर किया है
कि एमपी एमएलए के खिलाफ जो क्रिमिनल एक्शंस हैं और क्रिमिनल केसेस जो पेंडिंग है उनके खिलाफ, या क्रिमिनल ट्रायल पेंडिंग है, आपराधिक केसेस पेंडिंग है, उसको त्वरित निस्तारित करने के लिए यथाशीघ्र निस्तारित करने वाले मैटर्स को कंसीडर किया है। बाकी एस्पेक्ट और नीचे देखते हैं। तो यहां कहा कि वी हैव आल्सो रिक्वेस्टेड द लर्नर एक्सपीडियस डिस्पोजल द सब्जेक्ट केसेस, यानी यहां पे फर्स्ट प्रियर को जो फॉर्मुलेशन किया है गाइडलाइन जो एमपी एमएलए के खिलाफ केसेस है वो उसको एक्सपीडियस डिस्पोजल के लिए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी आल्सो रिक्वेस्टेड द लर्नर चीफ जस्टिस ऑफ रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स टू कंस्टिट्यूट स्पेशल बेंचेज, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्पेशल बेंच बनाने के लिए हाई कोर्ट के तमाम चीफ जस्टिस को कहा है और रिक्वेस्ट किया है। और आगे क्या कहा कि मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द केसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और एमपी एमएलए से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं वो उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है। इस हिसाब से मुख्यतः इस पिटीशन में दो बातें कही गई थी। पहली बात यह थी कि एमपी एमएलए के खिलाफ जो क्रिमिनल केसेस हैं उसको जल्दी से जल्दी ट्रायल कोर्ट या एमपी एमएलए कोर्ट के जरिए से निस्तारित किया जाए। दूसरी जो है सेक्शन 8 के बारे में, पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, जिसके तहत ये एमपी और एमएलए चुने जाते हैं, उनको उनके बारे में सेक्शन 8 के बारे में डिस्कशन किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस केस में डील अभी नहीं किया है। जिस चीज को डील किया है वो उस पर डिस्कस करते हैं, यानी एक्सपीडियस डिस्पोजल को लेके। और एक बार इसी मैटर्स को मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये पहली मर्तबा नहीं कहा है, इससे पहले भी पैराग्राफ 3 देखते हैं जो रिलेवेंट है। इन फैक्ट दिस इज नॉट द फर्स्ट केस इन विच नीड फॉर एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ अ क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज इज एग्जामिन, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पैराग्राफ 3 में ये कहा है कि ये कोई पहला केस नहीं है जो एमपी एमएलए के जो पेंडिंग केसेस हैं उसको डिसाइड करने की प्रेयर की गई है। ये पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसको 2015 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कंसीडर किया था। और यहां पे इसका पैराग्राफ 10 है उसी केस का। उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द ट्रायल शैल कंक्लूड स्पीडी एंड एक्सपीडियसली एज मे बी पॉसिबल एंड नो केस लेटर देन 1 ईयर, यानी इससे पहले वाले पब्लिक इंटरेस्ट में जो पिटीशन फाइल हुई थी उस पे ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कहा था कि इस केस का डिस्पोजल, यानी एमपी एमएलए केस के जो पेंडिंग मैटर है वो उस केस के डिस्पोजल 1 साल के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। तो इस हिसाब से ऑलरेडी एक डायरेक्शन 2015 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इशू कर रखा है। अब उसके बाद डायरेक्टली हम चाहते हैं कि जजमेंट पे आ जाया जाए और इसके जजमेंट को देखते हैं। पैराग्राफ 20 है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट का। वैसे बहुत सारा कंसिडरेशन है इसमें, लेकिन हम डायरेक्टली आते हैं जो मेन पैराग्राफ है। मेन पैराग्राफ ये है 20 में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कहा कि हैविंग कंसीडर्ड द मैटर इन डिटेल वी डायरेक्ट दैट, यानी जो ऑर्डर का जिस्ट है और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डायरेक्टिव इशू किया है, डायरेक्ट हम उसी मैटर पे आते हैं। और बहुत सारा जिस्ट है, आप नेट से ऑर्डर डाउनलोड करके इसको डिटेल पढ़ सकते हैं, और अगर चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर करेंगे, आप उससे डाउनलोड कर करके देख सकते हैं। अब पहला जो जजमेंट का जिस्ट है, लर्नर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट शैल रजिस्टर अ सो मोटो केस विथ अ टाइटल इन रीडिजाइन courts for MP and MLA to monitor the early disposal of criminal cases pending against the member parliament and legislative assemblies. The suo motu case may be heard by a special bench presided by the learned chief justice or a bench assigned by him.
तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ ईच एंड एवरी हाई कोर्ट के ये कहा रिक्वेस्ट किया है कि सभी हाई कोर्ट एक बेंच बनाए या उसमें चीफ जस्टिस जो है अपना खुद सुनवाई करते हुए उस केस एमपी एमएलए के केसेस को मॉनिटर करें। उसके बाद में 20 का पैराग्राफ सब पैराग्राफ 2 है, द स्पेशल बेंच हियरिंग द सो मोटो केसेस में द लिस्ट एट रेगुलर इंट्रोल एज फेल्ट नेसेसरी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक रेगुलर केस सो मोटो यानी स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज किया जाए और उसको रेगुलर बेसिस पे रेगुलर बेंच में लगाया जाए। द हाई कोर्ट में इशू सच डायरेक्शन और directions are necessary for expeditious and effective disposal of subject cases. The special bench may consider calling upon the advocate general or public prosecutor to assist the court. तो इस हिसाब से सारी चीजें कह दी गई कि एडवोकेट जनरल को भी इसमें इशू किया जाए डायरेक्शन कि वो हेल्प करें, और जो ट्रायल कोर्ट में प्रोसिक्यूटिंग यानी पीओ या जिसको हम सरकारी वकील कहते हैं उनके लिए भी डायरेक्शन किया गया है कि वो जो है प्रॉपरली उसमें असिस्ट करें और एमपी एमएलए केस के डिस्पोजल के लिए अपना योगदान दें। अब यहां पे 20(3) में कहा है कि द हाई कोर्ट में रिक्वायर द प्रिंसिपल जज एंड सेशन जज to bear the responsibility of allocating the subject cases to such court or courts is considered appropriate and effective. The High Court may call upon the principal judge and session judge to send report and enroll as is considered expedient. यानी हाई कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज या प्रिंसिपल जज को नॉमिनेट किया जाए कि वो किसको केस अपने अंडर में असाइन करते हैं, और हाई कोर्ट को यह भी कहा कि हाई कोर्ट रेगुलर बेसिस पे ट्रायल कोर्ट के इंट्रोल बेसिस पे रेगुलर डेज में उनसे रिपोर्ट जो है कॉल करती रहे। उसके बाद में 4 में कहा कि द डिजाइन कोर्ट शैल फर्स्ट टू क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट एमपी एंड एमएलए पनिशेबल विद डेथ आर इम्प्रिजनमेंट लाइफ and cases punishable imprisonment for 5 years or more and then here, यानी पहले जो है वो जिसमें डेथ पनिशमेंट की सजा है या 10 साल या लाइफ या 5 साल से ज्यादा, तो उस केस को क्या करेंगे प्रायोरिटी बेसिस पे सुनेंगे। दूसरा क्या कहा कि द केसेस पनिशेबल इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 years और उसके बाद में अदर द केस यानी उसके बाद 5 साल के कम वाले, एक में पहले जो प्रायोरिटी होगी डेथ सेंटेंस की और लाइफ पनिशमेंट की, दूसरा जो है उसमें जो पनिशमेंट है वो 5 साल या उसके ज्यादा, और तीसरे में ये है जो 5 साल तक हो उसकी सुनवाई करने के लिए। द ट्रायल कोर्ट शैल नॉट अर्जेंट द केसेस एक्सेप्ट रियर कंपलिंग रीजंस, और ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन ये कर दिया है कि एमपी एमएलए के केसेस में वो किसी में भी डेट नहीं देंगे सिवाय ये कि कोई ऐसी कंपलिंग सिचुएशंस हो कि डेट देना मजबूरी हो जाए। लर्नड चीफ जस्टिसेस में लिस्ट केसेस इन विच ऑर्डर्स ऑफ स्टे ट्रायल हैव बीन पास बिफोर द स्पेशल बेंच टू इंश्योर दैट अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स इंक्लूडिंग वेकेशंस ऑफ स्टे ऑर्डर्स are passed to ensure the commencement and conclusion of trial। और 5 में पैराग्राफ 5 में 20 के 5 में कहा है कि जिस एमपी एमएलए कोर्ट के जरिए से स्पेशल बेंच के जरिए से अगर कोई स्टे या स्थगन आदेश हाई कोर्ट के जरिए से दिया गया है तो रेगुलर बेसिस पे सुन करके उस केस को फाइनली डिसाइड किया जाए, या तो ट्रायल कोर्ट को के ऑर्डर को अपहेल्ड किया जाए या ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को क्वेश किया जाए। यानी किसी भी एमपी एमएलए के केस में कोई भी स्टे किया हुआ केस पेंडिंग हाई कोर्ट में पेंडिंग नहीं रह सकता है,
इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंश्योर कर दिया है और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को डायरेक्शन भी इशू कर दिया है पैराग्राफ 25 में। उसके बाद 26, द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शैल इंश्योर द sufficient infrastructure facility for the designated courts and so enable to adapt the technology as is expeditious for the effective and efficient functioning। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहां तक कह दिया है कि टेक्नोलॉजी अगर उस ट्रायल कोर्ट के एमपी एमएलए कोर्ट के पास नहीं है तो प्रिंसिपल जज या डिस्ट्रिक्ट जज उसको इंश्योर करें कि उसमें टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करें ताकि इफेक्टिव ट्रायल हो सके। उसके बाद में साथ में क्या कहा कि द हाई कोर्ट शैल क्रिएट एन इंडिपेंडेंट टैब ऑन देयर वेबसाइट प्रोवाइडिंग डिस्ट्रिक्ट वाइज इंफॉर्मेशन अबाउट द डिटेल ऑफ द फाइलिंग, number of subject cases pending and stage of proceeding। We make it clear that while monitoring the subject cases, the special bench may pass such orders or giving such additional direction are necessary for early disposal of the subject cases। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया हाई कोर्ट के लिए कि हाई कोर्ट अपने वेबसाइट पे मॉनिटरिंग करने वाली चीज को मेंशन करे और डे बाय डे अपने उस पे मेंशन करे ताकि सुप्रीम कोर्ट के जरिए से हाई कोर्ट के वेबसाइट को देख करके ये समझा जा सके कि प्रॉपरली एमपी एमएलए कोर्ट के प्रोसीडिंग को मॉनिटर किया जा रहा है कि नहीं और प्रोसीडिंग जो चल रही है वो सही चल रही है कि नहीं। यानी अब आपराधिक तौर पे जो एमपी और एमएलए हैं अब इस डायरेक्शन के बाद उनके लिए खैर नहीं है, या तो ट्रायल कोर्ट से उनका एक्विटल हो जाएगा या ट्रायल कोर्ट से उनका कन्विक्शन होगा। जैसे कन्विक्शन होता है उनकी एमपी और एमएलए-शिप गई। उसके बाद पैराग्राफ 21 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि विद द डायरेक्शन वी डिस्पोज ऑफ द रिट पिटीशन विथ रिस्पेक्ट टू द प्रियर concerning the expeditious disposal of criminal cases against elected member of parliament and legislative assemblies। अभी भी ये रिट पिटीशन पेंडिंग है, यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दो प्रेयर इसमें सीख की गई थी। एक प्रेयर ये थी कि जो एमपी एमएलए के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं वो उसका एक्सपीडियस यानी त्वरित यथाशीघ्र निस्तारण की जाए, उसको कंसीडर किया है और उसको उस प्रेयर को डिस्पोज ऑफ किया। और आगे क्या कहा कि द रिट पिटीशन विल नाउ बी लिस्टेड फॉर हियरिंग ऑन द अदर इशू रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। वी आल्सो प्लेस ऑन रिकॉर्ड आवर अप्रिसिएशन फॉर द एफर्ट टेकन बाय द लर्नड एमिकस क्वेरी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसमें जो वाद मित्र है यानी एमिकस क्वेरी है जो सुप्रीम कोर्ट के पैनल पे सुप्रीम कोर्ट को एज अ लॉयर असिस्ट कर रहे थे उनको धन्यवाद किया है। और यह ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और नरसिम्हा जी और जस्टिस मनोज मिश्रा की ये बेंच है और 9 नवंबर 2023 को ये जजमेंट दिया है और अभी भी ये पिटीशन अगली लिस्ट होगी। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस और वर्डिक्ट के तहत एमपी एमएलए की कोर्ट फंक्शनिंग हो गई है और तमाम तरह के मैटर्स को टेकअप कर रही है और हाई कोर्ट के जरिए से भी उन केसेस की मॉनिटरिंग शुरू हो गई है और हाई कोर्ट में भी एमपी एमएलए केसेस को लेकर करके ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक स्पेशल बेंच बनाई है जो एमपी एमएलए के मैटर को भी जो सिर्फ एमपी एमएलए के मैटर को ही सुन रहे हैं, चाहे वो बेल का मैटर हो, चाहे वो समनिंग ऑर्डर से या 482 के मैटर्स हो या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी या अल्ट्रा वायरस को चैलेंज किया जा रहा है। उसके लिए स्पेशली इन द लाइट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट
उसमें स्पेशल बेंच क्रिएट कर दी गई है और जितने भी एमपी एमएलए के केसेस थे उनकी मॉनिटरिंग हाई कोर्ट और रजिस्ट्रार जनरल के जरिए से शुरू हो गई है। और इससे पहले जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया था कि 1 साल के अंदर ट्रायल को एनी हाउ डिस्पोज किया जाए और ट्रायल कोर्ट को ये स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दे दिया है कि किसी भी सूरत में ट्रायल कोर्ट एग्जम्पशन नहीं करेगी, डेट को अर्जेंट नहीं करेगी। और इससे पहले ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि 2 महीने के अंदर 3600 केसेस को सुप्रीम कोर्ट में पास किया गया है या अर्जेंटमेंट की गई है या पास ओवर फॉर द डे किया गया है। इस पे भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपना डिस्प्लेजर किया था कि तारीख पे तारीख अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगा और इफेक्टिव कार्रवाई करने के लिए ट्रायल कोर्ट को टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करने की भी कोशिश की है और ये कहा है कि जिसमें टेक्नोलॉजी नहीं है उस कोर्ट में प्रिंसिपल जज या डिस्ट्रिक्ट जज उसको प्रोवाइड करें और इफेक्टिव डिस्पोजल एमपी एमएलए कोर्ट में करें और प्रोसिक्यूटर को यानी सरकारी वकील के साथ साथ एडवोकेट जनरल को भी इसमें डायरेक्शन इशू किया है कि एमपी एमएलए केसेस में एक्सपीडियस डिस्पोजल के लिए अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफोर्ड करें। इस हिसाब से अगर ये देखा जाए तो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी डीवाई चंद्रचूड़ जी की एफर्ट से हिंदुस्तान में जितने भी क्रिमिनल एमपी और एमएलए हैं आने वाले 2024 तक जो क्रिमिनल ऑफेंसेस ग्रीवियस में इन्वॉल्व है वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे और 2024 से पहले कोई ना कोई वर्डिक्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आ जाएगा कि जो लोग क्रिमिनल मैटर्स में इन्वॉल्व हैं और जिनके खिलाफ सीरियस चार्जेज हैं या जिन लोगों के कन्विक्शंस हो चुके हैं उनको पॉलिटिकल पार्टी टिकट ना दे, ऐसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से उम्मीद की जा रही है। और इससे पहले कई एक जजमेंट इस बारे में आए हैं लेकिन उसका इफेक्टिव ऑपरेशन और इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। लेकिन डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ जी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के उपरांत ये देखा जा रहा है कि पॉलिसी मैटर्स में या इलेक्शंस मैटर्स में या चुनाव में अपराधीकरण के मैटर में बहुत हद तक सुधार देखी जा रही है और 2024 तक ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। हो सकता है कि 90% अपराधीकरण राजनीति से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रहते हुए खत्म हो जाए। हम आज डिस्कस कर रहे थे अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 9 नवंबर 2023 के जजमेंट को, जिसपे एक्सपीडियस डिस्पोजल की बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एमपी एमएलए के केस में किया है और ये कहा है कि एमपी एमएलए के केस किसी भी सूरत में बढ़ाए नहीं जाने चाहिए और अपराधीकरण राजनीति में कम होने की प्रक्रिया में यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक बड़ी पहल है। आपकी इस पे क्या राय है आप बताएं। शुक्रिया, थैंक यू।